Hello everyone, welcome to So Finance. In today's video, we are going to learn about basics of journal entry. In our last video, we looked at the definition of accounting, from which we understood that the accounting process begins with recording. At that time I gave you an example कि हम लोग कहीं एक जगह पे सारे monetary transactions लिख लेंगे, record कर लेंगे. बट अकाउंटिंग में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस लिखने का, ये सारे ट्रांजैक्शंस लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. In order to understand the double entry system of accounting, we first need to understand the accounting equation. Accounting equation is nothing but assets is equal to capital plus liabilities. अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है? So the logic behind this is quite simple. The assets in a particular business, they don't come out of thin air. In order to acquire assets, we need money. Ultimately, assets जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? Assets खरीदने का पैसा कहाँ से आ रहा है? It is coming from the owner's capital, it is coming from the liabilities or the loans that we have taken from the third parties. अब आप बोलेंगे कि ओनर अपना पर्सनल असेट भी तो ला सकता है बिजनेस में. सो यू आर राइट, ओनर अपना पर्सनल असेट ला सकता है. मान लीजिए ओनर के पास एक ऐसी मशीनरी है जो वो पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा था, बट he brought it into his business. So in that case, that particular machinery is not only an asset for the business but also the owner's capital as well. And in this case, the owner's capital is in kind and not in cash or in monetary terms. आप कुछ भी कर लीजिए, आपके बिजनेस में जितने भी assets होंगे, जितने भी assets, that will be financed only from the capital और द लायबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस. अब आप ये बोलेंगे कि मैंने जितना भी लोन लिया, हो सकता है कि मैं वो सारा लोन प्लांट एंड मशीनरी ख़रीदने में ना इस्तेमाल करूँ. येस, यू आर राइट, देयर मे बी सम फ्री कैश इन द बिजनेस एज वेल, बट आप ये सोचिए कि वो कैश भी एक असेट ही है बिजनेस के लिए. येस, द फ्री कैश इन द बिजनेस इज़ ऑल्सो एन असेट, बिकॉज वो फ्री कैश आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा. In order to generate revenue, anything which generates revenue is your asset. So ultimately आप कुछ भी कीजिए, आपके assets will always be equal to your liabilities and the capital. So this is the accounting equation, and because of this accounting equation we follow double entry accounting system. आपने साइंस में या केमिस्ट्री में बचपन में पढ़ा होगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. यहाँ पे भी वही है. व्हेन वी टॉक अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, वी ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन. अगर हम इस इक्वेशन का एक साइड डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली दूसरा साइड एडजस्ट करना पड़ेगा. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन दैट वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम कि अगर एक साइड अफेक्ट हो रहा है तो दूसरा साइड भी हमें बैलेंस करना है. नाउ एवरी ट्रांजैक्शन इन बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स आवर अकाउंटिंग इक्वेशन. आप कुछ भी कर लीजिए, आपका कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन इस अकाउंटिंग इक्वेशन को ज़रूर अफेक्ट करेगा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. हमने पिछली वीडियो में किराने की दुकान का एग्जाम्पल लिया था. लेट्स कंटिन्यू दैट एग्जाम्पल हियर एज वेल. मान लीजिए हमारा दुकानदार किसी कस्टमर को सामान बेचता है. इन दिस केस देयर इज़ ओनली वन सिंगल ट्रांजैक्शन, दैट इज़ सेल्स टू आवर कस्टमर. ये है तो एक ही ट्रांजैक्शन, बट एज पर आवर डबल एंट्री सिस्टम देयर विल बी डुअल इफेक्ट ऑफ वन सिंगल ट्रांजैक्शन. Let's see how. Since we sold our goods to a customer, we got cash. The first account, so the first thing which is affected is cash in our business.
we received cash and that's why there will be an increase in cash. Second thing which will be affected is the inventory. हमारे दुकानदार ने जिस मर्चेंट से बल्क में सामान खरीदा वो सारा का सारा वो एक साथ तो नहीं बेचेगा. He will sell all of this merchandise to different customers. So before he makes a sale, he will store all these products at one place. So that is nothing but maintaining that inventory. अब accounting में inventory is nothing but the asset for a business. अब ये asset क्यों होता है? अगर मान लीजिए हमारे दुकानदार के पास ये inventory नहीं होती, what would he have sold? वो कुछ बेच ही नहीं पाता, उसके पास होता ही नहीं कुछ बेचने के लिए. So inventory is the asset because it helps us to generate revenue. Now since he sold a product out of that inventory, in turn there will be a reduction in our inventory. So यहाँ पे dual effect आया है हमारी एक transaction का. हमारा cash effect हुआ है और हमारी inventory effect हुई है. बट मेरे इस एग्ज़ाम्पल में मेरी इक्वेशन फिर भी बैलेंस रहेगी क्योंकि मेरा जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है वो असेट साइड होके असेट साइड में ही सेटल हो रहा है. हमारा कैश भी इंक्रीज़ हुआ विच इज़ एन असेट, हमारा इन्वेंट्री भी डिक्रीज़ हुआ विच इज़ अगेन आवर असेट. सो वो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया. बिजनेस में assets will always be equal to your capital and liabilities. उसकी वजह भी मैंने आपको समझा दी है. There will never be a case कि business में आपकी assets are not matching with your capital and liabilities. So it is just because of this that we have debit and credit. जी हाँ, जैसा मैंने बोला कि इस इक्वेशन की वजह से there exists टू साइड, देयर इज़ अ डबल एंट्री. डेबिट एंड क्रेडिट को भी आप दो हिस्से समझ लीजिए. हमारे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. सो इस वजह से अगर मेरी कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट भी होगी. अगर कुछ डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट भी होगा. दिस इज़ द रूल ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. सिंस हमने डेबिट एंड क्रेडिट समझ लिया है, हम अब जाएंगे अपने 3 बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे. नाउ दीज रूल्स विल बी अप्लाइड टू आवर जर्नल एंट्री सिस्टम. जर्नल एंट्री इज़ नथिंग बट आवर स्टार्टिंग ऑफ अकाउंट्स. मतलब ये हमारे रिकॉर्डिंग में फर्स्ट स्टेप है. जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें सबसे पहला और बेसिक जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है दैट इज़ नथिंग बट अ जर्नल एंट्री. नाउ इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन फॉर्म ऑफ अ जर्नल एंट्री वी जस्ट नीड टू फॉलो 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डबल एंट्री सिस्टम की वजह से कि आवर ट्रांजैक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट. अब कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी ये समझने के लिए देयर आर 3 रूल्स, दैट इज़ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट. फर्स्ट इज़ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. ये एक सिंपल सी चीज़ है. रियल इज़ समथिंग विच इज़ टैंजिबल. अगर कोई चीज़ बिज़नेस के अंदर आ रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे और अगर कोई चीज़ बिज़नेस से बाहर जा रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. अब हमारे पिछले एग्जाम्पल में जो भी हमने कस्टमर को सामान बेचा, इन दैट केस कैश बिजनेस में अंदर आ रहा है. द कस्टमर इज पेइंग अस इन कैश, तो वी आर रिसीविंग कैश, बिजनेस इज रिसीविंग कैश. सो कैश इज डेबिटेड एंड साइमल्टेनियसली हमारा गुड्स बाहर जा रहे हैं. सो इन्वेंट्री इज क्रेडिटेड बिकॉज इट इज़ गोइंग आउट. सेकेंड रूल इज़ पर्सनल अकाउंट.
यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे पर्सन, जहाँ पे कोई पर्सन इन्वॉल्व है, उस केस में ये रूल अप्लाई होता है। यानी कि अगर कोई पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है तो वो पर्सन शुड बी डेबिट द रिसीवर। और दूसरे केस में अगर कोई पर्सन कुछ दे रहा है, इफ़ ही इज़ द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर, दैट पर्सन विल बी क्रेडिटेड। अब यही एग्जांपल को मैं मॉडिफाई करती हूँ कि मैंने जो सामान बेचा वो क्रेडिट पे बेचा, यानी कि मैंने उधारी पे अपने गुड्स बेचे। इन दिस केस इंस्टेड ऑफ कैश वी आर गेटिंग अ डेटर, वी आर रिकॉर्डिंग दैट पर्सन। सपोज़ मैंने श्याम को उधारी पे गुड्स दिए, तो श्याम इज़ आवर डेटर नाउ, and that debtor is the receiver of our goods, so that debtor will be debited, debit the receiver and credit the giver। जो दूसरा केस है इसी ट्रांजैक्शन में, that is pertaining to my real account, मेरी इन्वेंट्री जा रही है, so credit what goes out। so यहाँ पे दो रूल्स मिक्स हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि all these rules are exclusive, these rules are mixed together when we record transactions। if it is pertaining to a person, we will apply personal account rule। if it is pertaining to something, we apply real account rule। यहाँ पे inventory is a thing, that's why we applied the real account rule। यहाँ पे that particular person, that debtor is a person, and that's why we apply the personal account। अब हमारे थर्ड रूल पे चलते हैं, जो है नॉमिनल अकाउंट। अब नाउ नॉमिनल इज समथिंग विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स बट विच इज़ नॉट टैंजिबल। इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ थिंग, एज एन असेट, या फिर कोई चीज़ हो गई, ऐसा नहीं है। नॉर अ पर्सन, कोई डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, नो, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ इनटैंजिबल। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। सो इस केस में ये जनरली होते हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस या इनकम्स या गेन्स। सो इस केस में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द सेंस, अगर सपोज़ हमारे दुकानदार के दुकान में आग लग जाती है, सो इन दिस केस द लॉस फ्रॉम फायर, दिस particular loss will be debited, जो भी अमाउंट होगा उसके साथ the loss will be debited। and हो सकता है कि उसको ये लॉस उठाने के लिए कैश पे करना हो। कैश इन दिस केस इज़ समथिंग विच इज़ रियल, टैंजिबल, तो इसमें रियल अकाउंट रूल अप्लाई होगा, दैट इज़ डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज़ आउट। यहाँ पे कैश बाहर जा रहा है, सो इट इज़ गोइंग आउट एंड दैट्स वाई कैश विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे भी हमारे दो रूल्स मिक्स हो गए, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट मिक्स हो गया। हम ये तीन रूल्स अप्लाई करेंगे एज द सिचुएशन में भी। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। अब आप जब जर्नल एंट्री करेंगे तो उसमें आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसमें आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ क्या है। इफ़ इट इज़ एन एक्सपेंस और इनकम और लॉस और अ गेन, तो आप उसको नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई करोगे। अगर वो एक असेट है या फिर वो एक टैंजिबल चीज़ है तो उसमें रियल अकाउंट रूल अप्लाई होगा। और अगर वो एक पर्सन है, डेटर है या क्रेडिटर है, तो इसमें पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होगा। सो दैट इज़ द एंड ऑफ इट। वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्री, वी हैव अंडरस्टूड द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैंने सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है विद एग्जांपल्स। आई एम श्योर इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। Thank you for watching. If you like the video, please do share it, do like it, and leave a comment or two. Please do not forget to subscribe to the channel. Thank you.